हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर सुशांत सिंह राजपूत। मैंने लास्ट लेक्चर आपके लिए डाला था बेटा, जिसमें मैंने आपको रोड मैप समझाया था। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था कि सीबीएसई में किस हिसाब से आपको आगे लेके जाना है। वो जो बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने सारे फेजेस की बात की थी। सो मैंने आपको पूरा मैप समझाया था। आज जो बारी है बेटे, हमारा जो है उस सीरीज में आगे बढ़ने की है। हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं बेटा, है ना। किसी को डाउट हो, कोई परेशानी हो बेटा, आप पूछ सकते हैं। ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटे, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज जो मुझे पढ़ाना है बेटा, आपको पढ़ाना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाना है। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। अब सवाल ये नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करना है, सवाल ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी मिला के 16 मार्क्स था। तो जब मैं चैप्टर आपको डिस्कस कर रहा हूं तो आप दिमाग में 16 नंबर रखें कि अकेला ये 16 नंबर कंटेन कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी, दो दो यूनिट 16 मार्क्स कंटेन कर रहा है। तो हम 16 मार्क्स को देख रहे हैं बेटे, अपन सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक को नहीं देख रहे। सो स्टार्ट फ्रॉम वेयर, कहां से स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। देखिए बेटा, कुछ बेसिक्स लेक्चर आपको चाहिए जिससे आप अप टू द मार्क आ जाओ, आप उस जगह पे आ जाओ जिससे आपको समझ में आए कि शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत थोड़ी धीमे होगी, मैं इससे एग्जांपल बताता हूं। शुरुआत थोड़ी धीमे होगी बट डजंट मीन कि हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ, बिल्कुल पहुंचेंगे, वहीं पहुंचेंगे। बस मैं ये चाहता हूं कि आपको बेसिक समझ में आ जाए। मैं लास्ट में एग्जांपल भी दूंगा, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपको अच्छे से पता है बच्चों कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसके अंदर दो चैप्टर कंटेन करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर बेटे दो चैप्टर कंटेन करता है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस, जैसा कि आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस। ये आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस। तो आप क्या करोगे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीधा पढ़ने चले जाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है। नहीं बेटा, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा ना इसकी डिटेल में जाएंगे। हम इसको पूरी स्टडी करेंगे क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो अकेला यूनिट, ऐसा यूनिट है जिसमें दो चैप्टर कंटेन करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस तो फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट टॉपिक है, सॉरी। और जो बेटा सेकेंड लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक, सॉरी, जो सेकेंड चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो अभी इसको कैसे पढ़ा जाए, स्टार्ट कैसे किया जाए, कहां से स्टार्ट करें सर। तो मैं आपको वही स्टार्ट बताता हूं बेटे। आप ट्वेल्थ की फिजिक्स, आप जब भी ट्वेल्थ की फिजिक्स को पढ़ने जाओ तो आप एक नाम याद रखना जिसका नाम है चार्ज। आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे चार्ज। ये जो चार्ज नाम का शब्द है ना, ये आपके ट्वेल्थ की फिजिक्स में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 चैप्टर्स जो बेटा है वो 8 चैप्टर्स को कवर करता है, ये सिंगल चार्ज। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है उन्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। बाकी बेटा जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप पहले इस चार्ज को थोड़ा समझ लें कि चार्ज होता क्या है। देखिए, सभी को पता है कि सर चार्ज पॉजिटिव होगा या चार्ज नेगेटिव होगा। हाँ बच्चों, बहुत अच्छी बात है। फिर बच्चे कहेंगे सर चार्ज जो है वो क्वांटाइज भी होता है। हाँ बेटा, होता है, बिल्कुल होता है। प्लस माइनस एन ई, ई जो होता है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है और एन जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है ना बच्चे। आपको बस ये समझना है कि जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कैसे स्टार्ट कर रहा हूं। बेटे बिल्कुल कूल तरीके से देखना है, समझना है चीजों को, ठीक है। मैंने कहा कि चार्ज, देखिए बेटा, इनिशियली, मैं बार बार ये शब्द प्रयोग करूंगा, इनिशियली सारे एटम, जितने भी एटम होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। जितने भी होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं इनिशियली। ठीक है बेटा, आप उसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ करोगे। अच्छा, फिलहाल एक और बात, मैं जो भी डिस्कशन करूंगा बेटे उसका आपने पॉजिटिव पॉजिटिव लेना, नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है। मैं डिस्कस करता हूं सोडियम का। सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है।
सोडियम क्या है, एलिमेंट है, और इस एलिमेंट का आपने एक सिंगल एटम ले लिया 1 एटम, सिंगल एटम ले लिया आपने बेटा। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। आप सभी को पता है कि जी सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। बहुत अच्छी बात है। फिर इसी चीज को अगर मैं थोड़ा समझूं कि इनिशियली न्यूट्रल क्यों होता है, मैंने क्यों कहा कि जो एलिमेंट होता है उस पे जो चार्ज होता है, उस पे जो चार्ज होता है वो इनिशियली न्यूट्रल होता है। मैंने बताया कि जो भी एलिमेंट लोगे आप, उस एलिमेंट का इनिशियली जो उस एलिमेंट पर चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है। वो न्यूट्रल क्यों होता है थोड़ा सा और आप समझिएगा, समझ में आएगा। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी एटम का, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें पाया जाता है और उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें पाया जाता है। अब ये बहुत बेसिक चीज है, इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस समझाने की बात यह है कि जब एटॉमिक नंबर 11 है, अगर सोडियम के 1 एटम में या सोडियम के पास, तो 11 अगर इसका एटॉमिक नंबर है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सोडियम, ये भी 11 होगा, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो भी 11 होगा। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो दोनों 11 11 है। तो इस कंडीशन में इसीलिए इनिशियली क्या होता है, चार्ज न्यूट्रल होता है ना बेटा। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सेकेंडरी चीज क्या है, मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस भी करना चाहता हूं। सेकेंडरी चीज क्या है समझने वाली, देखिए बेटा, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है आपका, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है आपका। ठीक है बेटा, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है। मैं जब भी प्रोटॉन को डिस्कस करूंगा, मैं प्रोटॉन बोलूंगा तो आपको समझना है कि पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बोलूंगा तो समझना कि नेगेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटे, मैं जितना हो सकता है डीप, मैं उतना डीप जाने की बिल्कुल कोशिश करूंगा, ध्यान से समझिएगा। सो अब जनरली क्या है, इनिशियली कैसा है, ये न्यूट्रल है, तो इस न्यूट्रल से कैसे बचा जाए। अब देखो, आपको पता है कि किसको छेड़ने में फायदा है। देखो, जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर है, जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर है। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर एक तो न्यूट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है न्यूक्लियस के अंदर। बेटा अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। सो बेटा आप प्रोटॉन को छेड़ के फायदा तो होगा नहीं आपका, बिकॉज प्रोटॉन कहां है, न्यूक्लियस के अंदर। अगर ये आपका न्यूक्लियस है बेटा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर है। ठीक है बेटा, तो किसको छेड़ के फायदा होगा, सवाल ये है। सो आपको पता है कि अगर मैं सोडियम की बात करूं तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। आपने 9th में इस तरह से पढ़ा होगा कि इस ऐसे इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 2 अरे 8, 2 2 4 2 6 8 2 10 और 1 11। 11 इलेक्ट्रॉन तो हमने इस तरह से बेटे शो कर दिया, लेकिन जो इसका न्यूक्लियस होगा वो अंदर इस तरह से होगा, और इसका जो प्रोटॉन होगा बेटा वो न्यूक्लियस के अंदर होगा। इसका जो प्रोटॉन होगा बेटा वो न्यूक्लियस के अंदर होगा। अब बच्चे कहेंगे सर आप वो ट्रिक क्यों नहीं बता रहे हो जो ट्रिक आप हमें बताते हो। बेटे मैं वो नहीं बता सकता हूं, क्योंकि आप लोग थोड़ा पॉजिटिव हो, मुझे नहीं पता यहां कौन पॉजिटिव आ जाए कौन नेगेटिव आ जाए, है ना। बट अगर आप इसको थोड़ा पॉजिटिव लें तो एक छोटा सा ट्रिक मैं कहता हूं कि बेटे आपको छेड़ने पे कौन रिस्पॉन्स करेगा, हमेशा उसको छेड़ा जाता है। ऐसा कहते हैं ना कि व्यंग वही किया जाता है जहां से रिस्पॉन्स आए। ठीक है, तो रिस्पॉन्स किससे करोगे, अगर पॉजिटिव लोगों में, अगर पॉजिटिव लोगों में आप कोई चीज बोलोगे तो वो तो क्या करेंगे, इग्नोर करके चले जाएंगे कि ठीक है अरे बच्चा है, बालक है, छोड़ो माफ करो, है नहीं। अगर मान लो 10 अच्छे बच्चे बैठे हैं, आप वहां जाके उनके साथ बदतमीजी करोगे तो वो इग्नोर कर देंगे, ठीक है कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। बट यही 10 गंदे बच्चे बैठे हैं और आप जाके वहां उनको बुली करोगे तो वो आपको भरपूर रिस्पॉन्स करेंगे, वो पूरा रिस्पॉन्स करेंगे बेटा आपको। तो नेगेटिव लोग ज्यादा रिस्पॉन्स करते हैं और पॉजिटिव लोग कम रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कई बड़े लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें होती हैं, तो वो आपकी जस्टिफिकेशन नहीं देते, वो एक्सप्लेन नहीं करते कि नहीं जी मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो था।
है ना, समझ रहे हो, पूरा आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंडरी चीज ये है कि जो नेगेटिव लोग हैं, जो लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, वो रिस्पॉन्स ज्यादा करेंगे। अब हालांकि मेरा जो इतनी कहानी थी, उस कहानी के पीछे पर्पज ये था कि आपको समझ में आ जाए कि प्रोटॉन को कोई लेना देना नहीं है। प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन के साथ खुश है। बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसे ही छेड़ेंगे तो फायदा होगा। अब इसे छेड़ना किस प्रकार है, देखो, अब मेरी बात को समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 ही था और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 ही था, या 11 बोलते हो आप लोग, जो भी बोलते हो। अब क्या हुआ, आप प्रोटॉन को छेड़ नहीं सकते, आप इलेक्ट्रॉन को छेड़ सकते हो। एक अंग्रेजी का शब्द है एमिट और एमिशन। बेटा मैं ज्यादातर देखता हूं जो जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स के होते हैं वो थोड़ा सा अंग्रेजी से डर जाते हैं, और जो अच्छे स्कूल के बच्चे होते हैं उन्हें पता होता है कि एमिट जो है बस ये अंग्रेजी का शब्द है। जैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट, वो एक अंग्रेजी का शब्द है। ऐसा आप घबराए नहीं, शब्द को सुनकर थोड़ा सा फील करोगे, आराम से इजिली आ जाएगा, ठीक है। सो एमिट होना, ये एमिशन। बेटा एमिट होने का मतलब होता है प्रोटॉन तो बंद है, तो जाएगा कौन, ये आएगा कौन। मैंने बताया था ना, किसको छेड़ोगे, तो इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन बाहर जा भी सकता है और इलेक्ट्रॉन अंदर आ भी सकता है। ये बात मेरी ध्यान से सुनते रहेंगे आप लोग। अब इसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने 11th में, लेकिन आपको वो याद नहीं होगा। आपने इसके लिए फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, 1/λ इक्वल्स टू आर 1/nf² - ni², ये आपने पढ़ा होगा। हालांकि मैं उसकी बात नहीं करूंगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, बोहर का थर्ड पोस्टुलेट्स कहते हैं उसको, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक सी बात समझाने आया हूं। सो ध्यान से समझिएगा, अगर किसी रीजन से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो चला गया बाहर, ये चली गई बाहर, नहीं सॉरी, चली गई नहीं, चला गया बाहर। नहीं, कुछ लोग इससे रिलेट कर देंगे महिलाओं को, और मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि महिलाएं नेगेटिव होती है, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरी बातों से कुछ लोग आप ऐसा रिलेट कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। हाँ इधर, सो मैंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर की तरफ आ रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर की तरफ आएगी, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है बेटे वो अब 10 हो जाएगा। अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 10 होगा, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, तो माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन प्रोटॉन जो है बेटा वो आपको पता है 11 का 11 ही रहेगा। सो बेटा आप नेट चार्ज देखोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन वो जो है बेटा वो 10 प्रोटॉन को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, लेकिन फिर भी 1+1 प्रोटॉन जो है वो बच जाएगा। +1 प्रोटॉन जो है बेटा वो बच जाएगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन था वो तो 11 ही था, उससे छेड़छाड़ कर नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के साथ आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन 11 था, एक आपने भेज दिया, बचा 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, तो सबको पता है कि 10 10 कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो प्लस का एक प्रोटॉन बचता है। सिमिलरली अगर मैंने कहा अब एक इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, अब 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी आएगी, किस तरह से एमिट होगा, वर्क फंक्शन क्या, अब ये सब मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बहुत सिंपल रख रहा हूं चीजों को, आपको समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के जाने से देखिए प्लस का चार्ज आ गया आपके एटम के पास, तो यही आपका एटम का क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। अब इसे चार्ज कैसे डिस्कस करेंगे वो भी समझाता हूं, सुनना। तो एक इलेक्ट्रॉन के जाने से एक प्रोटॉन बचता है और प्लस हो जाता है। सिमिलरली अगर 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 10 की जगह क्या हो जाएगा, वो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन जो है बेटा वो 11 ही रहेगा। तो 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन को मार देगा, तो बचेगा 2 प्रोटॉन। आपको दिख रहा होना चाहिए जैसे कि, तो यहां पे प्लस का 2 प्रोटॉन बचेगा। अब देखो आप जितना इलेक्ट्रॉन लेके जाओगे, देखो अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेके जाओगे तो यहां 3 प्रोटॉन बचेगा, आप 4 लेके जाओगे तो यहां 4 प्रोटॉन बचेगा। आप देखो इसे बैलेंस भी तो कह रहे हैं ना, कि इलेक्ट्रॉन जाने से पहले और इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद, आप देखना दोनों सेम रहेगा। इसे बैलेंस भी तो देखोगे आप, देखो ना बेटा, मेरी बात समझोगे तो समझ में आएगा आपको। पहले भी कितना था, 11 और 11 22 ही था टोटल, टोटल देखोगे तो 22 था। अब एक इलेक्ट्रॉन के जाने से, है ना, एक इलेक्ट्रॉन के जाने से, ठीक है, एक प्रोटॉन बच गया आपका। तो जब इस तरह की चीजें करोगे तो समझ में आएगा
अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। अब देखो +1 +2 +3 +4। अब प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो ध्यान देखिए बेटा, जो 1 प्रोटॉन पे चार्ज होता है वही 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। बस 1 प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस का होता है 1.6 10 का पावर -19 या 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। जो प्रोटॉन पे होता है वही इलेक्ट्रॉन पे होता है, बस वो नेगेटिव होता है। माइनस का 1.6 10 का पावर -19 कूलम ये चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के जाने से प्रोटॉन बचा, जो एक्सेस हुआ, जो बच गया वो प्रोटॉन हो गया। सिमिलरली अब आप इलेक्ट्रॉन को भेज नहीं रहे हो, अब आप इलेक्ट्रॉन को ला रहे हो। अब आप इलेक्ट्रॉन एक लेके आए, तो जब आप इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हो बेटे, तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही रहेगा। देखिए यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही रहेगा, लेकिन क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो 11 से 12 हो गया है। अगर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है तो क्या बेटा 11 से वो 12 हो चुका है। तो अब देखो कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 12 हो चुका है। आपको पता है इसमें माइनस का साइन आएगा इलेक्ट्रॉन, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है बेटा वो अभी भी प्लस का 11 प्रोटॉन ही है। तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को मार देगा, तो जो नेट चार्ज बचेगा, जो नेट बचेगा वो बचेगा माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कैसा चार्ज हो जा रहा है, तब जो है वो चार्ज नेगेटिव हो जा रहा है। तब वो चार्ज कैसा हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। ये माइनस नेगेटिव, पूरी स्पेलिंग में लिख रहा नेगेटिव हो जा रहा है। अच्छा, अब वो एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक नेगेटिव चार्ज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन आया तो माइनस का 2e हो जाएगा, 3 आया तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो बैलेंस अभी भी बना हुआ है। तो बेसिकली आप देखो चार्ज इंड्यूस चार्ज जो है वो पहले न्यूट्रल था, अब देखो अब सेम एटम में चार्ज दो प्रकार से आ रहा है, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो पॉजिटिव में आप लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, आउट बाहर की तरफ जा रहा है। और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इन हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाओगे तो पॉजिटिव वाले में देखोगे तो हो रहा था +1 प्रोटोन, +2 प्रोटोन, प्लस का 3 प्रोटोन, प्लस का 4 प्रोटोन एंड सो ऑन। 4 की जगह अनंत भी तो हो सकता है, इन्फिनाइट भी तो हो सकता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्रोटोन हो जाएगा। पहले एक प्रोटोन बचा, फिर 2, फिर 3, फिर इस तरह से दुनिया भर का प्रोटोन बच जाएगा। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन आप अंदर लेके आ रहे हो तो माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 4 इलेक्ट्रॉन से लेके अनंत तक क्या हो जाएगा, माइनस का n इलेक्ट्रॉन। तो एक समझदार व्यक्ति आया, उसने कहा कि यार आप इसको जो ऐसे लिख रहे हो इसका एक आसान तरीका भी तो हो सकता है। मैंने कहा कैसे हो सकता है, बताओ आप मेरे को। तो जो समझदार व्यक्ति था वो कह रहा है कि देखो जो प्रोटॉन है, ये जो मैं ग्रीन पेन से दिखा रहा हूं, जो प्रोटॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे तो चार्ज सेम सेम ही है। मैंने कहा यार बात तो सही है तेरा, कह रहा है। और बाकी आप जो ये नंबर्स है 1 2 3 4 और अनंत तक, ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो एक ऐसा n बना लो जो पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। अब ऐसा n तो इंटीजर ही कहलाता है, जो प्लस के साथ भी है और माइनस के साथ भी हो। अब ये n क्या हो गया, n हो गया नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन। अगर +n है कहीं तो ये नंबर ऑफ एक्सेस प्रोटॉन को बताएगा, अगर कहीं -n है तो ये नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन को बताएगा। लेकिन मैंने इन दोनों को अलग अलग लिखा। एक बार मैंने इससे लिखा Q = +n_p और इसको लिखा Q = माइनस का ne। लेकिन हमको तो पता है ना, हमें तो पता है कि जो P है वही तो E है। तो इसीलिए क्या किया, हमने एक ऐसा फॉर्मूला बना दिया कि Q, बेटे चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q भी हो सकता है और स्मॉल q भी हो सकता है। तो जब आप इसको पूरा एक साथ मर्ज कर दोगे तो Q आपका आ जाएगा +-ne। अब E ही क्यों लिखा है, P क्यों नहीं लिखा,
आपको ही पता है यार, इलेक्ट्रॉन से ही मजा आएगा, छेड़ के इलेक्ट्रॉन को ही छेड़ेंगे, प्रोटॉन को तो छेड़ेंगे नहीं। तो अब इसे ही Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी कह दिया गया, और इसे ही कहा गया चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज इज क्वांटाइज क्यों? अब यहां से क्वांटाइज का कैसे आया सिस्टम? मैं तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज नहीं पढ़ा रहा हूं, बट आपको बता रहा हूं, जब बात चली है तो यहां तक लेके आया हूं तो बता रहा हूं। चार्ज इज क्वांटाइज। अब आपको पता है अगर n इंटीजर है तो इंटीजर में या तो 1 होगा या तो -1 होगा, या तो 2 होगा या तो -2 होगा। मतलब कहना चाहता है चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन या तो पूरा 1 होगा या तो पूरा 2 होगा या तो पूरा 3 होगा। ऐसा नहीं होगा कि यार आधा इलेक्ट्रॉन दे दे, यार 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दे। इस तरह से पॉसिबिलिटीज नहीं बनेगी, ध्यान रखिए बच्चों। अब इससे मैं चार्ज की एक डेफिनेशन बनाता हूं, उसको समझिएगा। अब इस चार्ज को देखिए और इस फॉर्मूले को देखिए, तो चार्ज आप बेटे फॉर्मूले से डेफिनेशन बना सकते हैं और डेफिनेशन से फॉर्मूला बना सकते हैं, आपको जैसा कि दिख रहा होगा। तो जब फॉर्मूले से डेफिनेशन की तरफ चले तो Q है, Q को अगर मैं लिख दूं चार्ज, CHARG चार्ज, तो ये जो प्लस माइनस है आपको अच्छे से पता है, और ये Ne को मैं डिफाइन करूं तो लिख सकता हूं कि द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, अब ये कर क्या रहा है? देखो यार, हम तो इंसान हैं, कोई भी चीज बनाते हैं अगर, और अगर वो काम का नहीं होता है तो उसे हम हटा देते हैं, उसे अपनी लाइफ में हम यूज नहीं करते हैं। फोन खराब हो जाता है तो क्या रख लेते हो? फोन चेंज करते हो ना भाई। लाइफ में आपको सब चीजें वही चाहिए जिससे आप यूज कर सको, काम कर सको। तो यहाँ तो इतनी रिसर्च करके यहाँ पे बनाया गया चार्ज। अब चार्ज से कुछ तो काम होगा, चार्ज का कहीं तो उपयोग होगा, वो कहां उपयोग होगा वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विच प्रोड्यूस और इंड्यूसेस फोर्सेस। अब ये क्या मतलब है सर? आप किस भाषा में मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हो? बेटे आसान भाषा में बात करने की कोशिश कर रहा हूं, मुश्किल बिल्कुल नहीं। मैंने कहा द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विच इंड्यूसेस फोर्सेस। अब कहता क्या है कि अगर सही में तू चार्ज है, सही में तू चार्ज है, तो तू क्या पैदा करेगा? फोर्स पैदा करेगा। अब मन में सवाल आएगा यार किस टाइप का फोर्स? मन में आएगा किस टाइप का फोर्स? तो वो डिपेंड करता है चार्ज की पोजीशन पे। वही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। वो डिपेंड करेगा चार्ज की पोजीशन पे कि चार्ज रेस्ट पे है कि चार्ज मोशन में है। चार्ज अगर मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रहा है या चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से दौड़ रहा है, फिर वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये फोर्स को जनरेट करेगा, बहुत अच्छी बात है। अब साथ में एक और बात कह रहा है कि विच इंड्यूस फोर्सेस, बट एक बात और कह रहा है कि इट विल रिस्पॉन्स या इट रिस्पॉन्सेस टू द एक्सटर्नल सोर्सेस। सर इसका क्या मतलब है? हाँ, अब देख भाई, अगर हमने कोई डेफिनेशन बनाया तो उसका कुछ तो मतलब होगा। क्या मतलब है उसका? तो मतलब यह है कि अगर कोई ये करंट कैरिंग वायर है, अगर कोई ये करंट कैरिंग वायर है, या अगर कोई ये एक्सटर्नल सोर्स है, इसके पास में अगर आप किसी चार्ज को लाते हो, तो आपको पता है कि अगर ये सही में चार्ज है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से एक फोर्स जनरेट करेगा, और अगर ये फोर्स जनरेट कर रहा है तो या तो ये इससे अट्रैक्ट करेगा या तो इससे रिपेल करेगा। तो कहते हैं इट विल रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स करेगा किसको? एक्सटर्नल सोर्सेस को। तो बेटे ये चार्ज की डेफिनेशन आप बना सकते हो, या आप जो पढ़ते हो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आप वो भी बना सकते हो, सारी किताबों में लिखा हुआ है। मेरा मतलब, मेरा देखिए, मेरा मकसद है आपका रिजल्ट। मैं चाहता हूं आप जितना बढ़िया मार्क्स ला सकें आप लाएं, लेकिन उसके लिए आपके बेसिस को कवर करना पड़ेगा, तो मैं उसी की कोशिश कर रहा हूं। तो बेटा अगर जिसको चार्ज समझ में आ गया हो, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी का फॉर्मूला समझ में आ गया हो, वो 1 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड में कैसा आता है वो देखें। अब देखो आपको Q इक्वल्स टू एनी दिया हुआ है, तो 1 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड में कैसा आएगा मैं वो थोड़ा दिखा देना चाहता हूं। 1 मार्क्स क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा? देखिए, कहेगा कि हमारे पास 1 कूलम्ब का चार्ज है, कहेगा हमारे पास 1 कूलम्ब का चार्ज है, बताओ 1 कूलम्ब के चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है?
मतलब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम के चार्ज को पैदा कर रहा है या एक कूलम के चार्ज को बना रहा है। सो अब इस सवाल को आपको 1 मार्क्स में पूछ लेगा। अब आप इस क्वेश्चन को करने जाइएगा तो आपको सिंपल वो चार्ज का फॉर्मूला याद रखना है। और जब इसने कह दिया 1 कूलम, तो 1 कूलम का मतलब जो चार्ज है वो तो नेगेटिव है, क्योंकि इसने कह दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज नेगेटिव है। तो इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये जो आपका E है इलेक्ट्रॉन, ये पता है कि N, अब आपको N ही तो निकालना है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन का पता है 1.6 10 का पावर -19 कूलम। अब ये N ही तो निकालना है, N। अब ये N क्या होगा बच्चों, ये N, ये एक हो सकता है, अनंत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पढ़ा था। अब जो Q है इसकी वैल्यू 1 कूलम दिया हुआ है, तो आप N निकालोगे तो आ जाएगा 1 कूलम 1.6 10 का पावर -19। अभी आपको ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी है, नहीं आया तो सॉल्व करने की आवश्यकता है। समझिए अगर आपको ये N निकालना है, मैं कह रहा हूं इसमें से N निकालना है, तो E को आप नीचे ले जाओगे, तो जो आपका बेसिकली फॉर्मूला है वो N इक्वल्स टू Q बाई E भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखें आप। अब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और उतना आपका N जो है वो आ जाएगा। अब हो सकता है इस सवाल में पूछ ले कि ये जो N की वैल्यू आई है क्या ये पॉसिबल है, तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब कि ये पॉइंट में नहीं होना चाहिए। अगर ये 6.25 है तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर पूछे इज दिस पॉसिबल, तो आपको लिख के आना है नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन हम साथ साथ में करते चल रहे हैं। ठीक है, चार्ज आपको समझ में आ गया। दूसरी बात है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में एक बात आपको समझ में आ गया, चार्ज जो है वो क्वांटाइज है। क्या है, चार्ज जो है वो क्वांटाइज है। और चार्ज जो है बेसिकली होता है वो इनिशियली न्यूट्रल होता है किसी भी एटम के ऊपर। और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो इससे हमारा क्वेश्चन बनेगा नहीं और हम इस पर ज्यादा समय देंगे नहीं। तो क्वेश्चन बनेगा कहां से, क्वेश्चन बनेगा कहां से, अपन सीधा सीधा उसको फॉलो करते हैं। सर अभी अभी आपने पढ़ाया कि जो चार्ज है ये एक फोर्स को पैदा करता है। सर मैंने इसको ना, सर आपके वर्ड्स को ना मैं सर मार्क करना चाहता हूं, ये किस तरह के फोर्सेस को पैदा करता है। आओ बेटे उसी की चर्चा करते हैं। देखो अब बताना, मैंने बताया था ये डिपेंड करता है चार्ज की पोजीशन पे। आओ अब ये एक चार्ज है यानी कि Q, पॉजिटिव, ये बेटा कैपिटल Q भी हो सकता है, स्मॉल q भी हो सकता है। आप इस बात का खास ख्याल रखोगे, ध्यान रखेंगे। मैंने बताया था चार्ज की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि फोर्स कौन सा प्रोड्यूस होगा। तो चार्ज की सर कितनी पोजीशन हो सकती है, देखिए चार्ज की कितनी पोजीशन हो सकती है, आज आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। चार्ज या तो थक के बैठ गया है यानी कि रेस्ट पे है, या तो चार्ज मोशन में है। अब जो बच्चे क्लास 9th में होंगे वो भी बता देंगे सर मोशन का मतलब तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक में रफ्तार सेम, एक में रफ्तार अलग। तो एक में विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मैं जो लिख रहा हूं जो कह रहा हूं उसमें कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा लिखने की लिखावट मेरी थोड़ी अलग हो सकती है। जब चार्ज मोशन में होगा तो एक कंडीशन तो ये बनेगी कि भैया इसकी जो वेलोसिटी है वो भैया कांस्टेंट है, मतलब कि जिस रफ्तार से चल रहा है ये उसी से चलता रहेगा चार्ज। दूसरा, सर चार्ज चलता भी है, हाँ बेटे चलता है, चार्ज चलेगा तभी तो करंट पैदा होगा, ये भी डिस्कस करेंगे, घबराने की बात नहीं है इधर। तो अब आप देखिए अगर चार्ज मोशन में है तो आपको पता है कि विथ वेरिएबल वेलोसिटी। अब वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब है कि जो v है वो चेंज हो रहा है। अब वो समय के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब वेलोसिटी का सिर्फ इंक्रीज नहीं, हो सकता है कि वेलोसिटी का डिक्रीज भी हो। वेलोसिटी इंक्रीज भी करेगी तो भी चेंज, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो भी चेंज। और आपको पता है कि अगर वेलोसिटी में चेंज आया तो आपको पता है समय के साथ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है, हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। तो जब चार्ज वी, चार्ज की वेलोसिटी एक्सेलरेट करेगी
चार्ज की वेलोसिटी एक्सेलरेट करेगी या व्हेन द चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तो आपने वेव्स में पढ़ा होगा, वेव्स दो टाइप का होता है, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। जब चार्ज जो है वो एक्सेलरेट करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने वापस बताया बच्चों कि चार्ज जब एक्सेलरेट करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंड्यूस करेगा, और ये सवाल नीट के प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा। मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूं, साथ में जो चलता रहेगा बता दूंगा। यही सवाल नीट के प्रीवियस ईयर में है, आपको मिल जाएगा अगर आप कोई भी बुक प्रीवियस ईयर की फॉलो करते होंगे तो। आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो बहुत बेहतरीन बात है। अब सर इसका मतलब क्या है, आप जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, इसका बहुत बड़ा मतलब है। थोड़ा सा मैं आपको फील करा देता हूं। देखिए फील मैं कैसे करा देता हूं, थोड़ा सा अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो ये थोड़ा हमारे काम का नहीं था इधर। अब अगर सर चार्ज रेस्ट पे है तो बेटा मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। कोई कहे सर इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। अरे भाई एक ही बात है ना भाई, n इक्वल्स टू 1 भी तो हो सकता है। तो चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन और रेस्ट का मतलब कहीं ना कहीं बेटा स्टैटिक होता है। बेटा रेस्ट का मतलब कहीं ना कहीं स्टैटिक होता है। अगर आप दोनों शब्द को जोड़ के अर्थ निकालोगे, अब सर शब्द को जोड़ के कौन अर्थ निकालता है, तो आजकल बेटा बच्चों के नाम भी माँ बाप के नाम को जोड़ के तोड़ के बन रहा है, तो यहां भी जोड़ तोड़ हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओ हो, इसका मतलब सर जो ये नाम बना है, इस नाम का भी एक मतलब है। हाँ, इस नाम का भी एक मतलब है, इसका नाम ही ये क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा यूनिट है जिसमें हम स्टडी करते हैं, जब चार्ज रेस्ट पर होता है, चार्ज रेस्ट पर होता है। अच्छा सर बहुत बढ़िया, मतलब सर मेरे को समझ में आ रहा है सर, मतलब मेरे को समझ में आ रहा है। मैंने क्या समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ना क्या है, मैंने क्या पढ़ना है। सर जब चार्ज रेस्ट पे होगा, अच्छा चार्ज रेस्ट पे होगा तो क्या करेगा सर, आपने बताया था कि चार्ज जो है वो फोर्स पैदा करता है। मैंने कहा बात पकड़ ली तूने, तूने बात तो पकड़ ली ना। तू तो ये कह रहा है कि सर चार्ज आपने बताया था कि फोर्स पैदा करता है, और आपने कहा था पोजीशन पे, सर मैं कह रहा हूं रेस्ट पे है, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। मैंने कहा हाँ, कौन सा फोर्स पैदा करेगा? ओहो, तो तू समझदार है। अब अगर तू समझदार है तो तुझे ये पता है कि इसीलिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर जो बनता है वो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस। अच्छा, इसका मतलब कि जब चार्ज रेस्ट पर है तो सर जब चार्ज रेस्ट पे है तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा करेगा। हाँ बच्चों हाँ, जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा करेगा। सर चार्ज रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों पैदा करेगा? क्योंकि बेटे उसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पढ़ाऊंगा ना बच्चों, यही तो पढ़ाऊंगा। कहां पढ़ाऊंगा? इसी चैप्टर में तो पढ़ाऊंगा। इसलिए तो इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस रखा है मेरे दोस्त। और क्यों रखा है चैप्टर का नाम? अरे गुरुजी बहुत बढ़िया ये तो। अच्छा सर मेरा एक सवाल है। मैंने कहा, कह रहा सर हम जैसे बस में बैठे हैं और सर मैं तो एक सीट पे बैठा हूं, और सर मेरा जो दोस्त बाहर है, सर उसको लग रहा है कि मैं मोशन में हूं, लेकिन सर मेरे सामने वाला जो बैठा उसको लग रहा है मैं रेस्ट पे हूं। तो सर मैं तो रेस्ट पे हुआ, लेकिन सर मैं तो बस के अंदर से सर कहां से कहां चला जाता हूं, दिल्ली से चंडीगढ़ चला गया। सर मैं तो मूव किया। हाँ, तो इसी कहानी से लड़ने के लिए इसका दूसरा चैप्टर आता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। गुरुजी इसका क्या अर्थ है? बेटा इसका अर्थ यह है कि अगर कोई चार्ज Q है, इसको आप लिफ्ट करके किसी A से B तक लेके जाओगे
तो ये चार्ज खुद चल के तो नहीं गया ना, आप लेके जाओगे तो इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब इसकी कुछ और बातें समझाऊंगा कि इन्फिनाइट से लेके जाते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट आर पर लेके जाते हैं, वो यूनिट चार्ज होता है, वर्क डन होता है। अगर मैं वर्क डन को पर यूनिट चार्ज से डिवाइड कर दूं तो पोटेंशियल बनेगा, वो भी चर्चा करेंगे। अच्छा, और उसी चार्ज को एक जगह से लाके एक डब्बे के अंदर पैक कर देगा और उस चार्ज को भर देगा, चार्ज को इकट्ठा कर लेगा, तो उसे कैपेसिटर कहते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए। अब इसकी कहानी बताऊंगा कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कहानी क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये दो चैप्टर जो है बेटा वो आपको पढ़ना है चार्ज एट रेस्ट पे, तो आपको कहानी समझ में आ जाएगा। आपको जो मैं बताऊं रोड मैप में आपको लेके चलूं तो आपको पता होना चाहिए कि भैया इस रोड पे क्या क्या मिलने वाला है। अच्छा सर मजा आ रहा सर, अब बताना सर जरा ये वाला जो सर ये मोशन है सर, ये वेलोसिटी से मूव करेगा चार्ज, जब चार्ज वेलोसिटी से मूव करेगा सर तब क्या होगा, कब तब क्या होगा। ले भाई, जब चार्ज को तूने दौड़ा ही दिया तो चार्ज दौड़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन का दौड़ना। हाँ, और इलेक्ट्रॉन का दौड़ना ही तो तेरा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब इसकी कहानी क्या है, ये कैसे चार्ज दौड़ता है ये मैं बताऊंगा बाद में, कि एनर्जी से दौड़ता है कि बैटरी से दौड़ता है कि सेल से दौड़ता है ये बताऊंगा। सो सर ये जो चार्ज का दौड़ना, हाँ बेटा चार्ज का दौड़ना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। जब चार्ज दौड़ेगा तो दौड़ता हुआ चार्ज क्या क्या करेगा और दौड़ेगा कैसे, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी, उसको अवरोध मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, वो कैसे रोकेगा। अच्छा सर ये तो बहुत बढ़िया बात है, अब इसको कैसे करेंगे। तो इसी के लिए एक चैप्टर बनाया गया बेटा जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो चैप्टर आपका थर्ड है। अच्छा, इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में कहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी थर्ड चैप्टर ही क्यों है और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट क्यों है यूनिट। अभी समझ में आ रहा है, कुछ सिनेरियो एक साथ चलता नजर आ रहा है। अभी आया नहीं आया, अब ये सिर्फ 3 चैप्टर 16 नंबर के हैं मेरे भाई। सर जरा फोर्थ पे चलो ना सर, सर मजा आ रहा है फोर्थ पे वेरिएबल वेलोसिटी से। नहीं बेटा वेरिएबल वेलोसिटी पे नहीं जाएंगे ऐसे हम, अभी तो कहानी चलाएंगे। सर कैसे कैसे क्या मतलब, तो ये थर्ड जो है वो आपका वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। सर थोड़ा सा सर और समझा दो ना सर, मैंने कहा समझाते हैं ना अभी आपको। अब आप इसको देखो थोड़ा सा, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ही ये पार्ट है। नीचे मैं नीचे जो भी लिखूंगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी में ही लिखूंगा। तो थर्ड भी करंट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चार्ज जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही दौड़ रहा है, तो जो फोर्थ चैप्टर है वहां भी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही दौड़ेगा। अच्छा सर उस चैप्टर का नाम क्या होगा। अब तुम्हारी बुक में क्या लिखा है, मूविंग चार्जेस है क्या है, लेकिन मैं जो लिखूंगा वो लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्सेस, क्योंकि आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्सेस के अलावा एक टॉर्क पढ़ोगे, बाकी है सब कुछ सेम जो टॉर्क का फर्स्ट में भी पढ़ते हो। अच्छा सर मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स, हाँ 1 मिनट सर, 1 मिनट, कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या। सर आपने इलेक्ट्रिक फोर्स लिखा जब चार्ज रेस्ट पे था, मैंने कहा हाँ। सर आपने मैग्नेटिक फोर्स तब लिखा जब चार्ज मोशन में है, मैंने कहा हाँ। और सर आपने लिखा भी कहां पे, कांस्टेंट वेलोसिटी पार्ट में, मैंने कहा हाँ। चार्ज सिर्फ दौड़ गया तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स पैदा करेगा। मतलब कि सर जो चार्ज है वो रेस्ट पे इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा करेगा और मूव करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स पैदा करेगा। हाँ ऐसा नहीं, रुको रुको रुको, चार्ज जब दौड़ेगा तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स तो करता ही रहेगा, साथ में मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। 1 मिनट से समझ नहीं आया। हाँ चार्ज अगर रेस्ट पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन चार्ज अगर दौड़ रहा है
तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगा सकता है और मैग्नेटिक फोर्स भी। और ये दोनों किसी एक पर्टिकुलर जगह लग जाए दोनों एक साथ, तो उस फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ये बात दिमाग में डाल लीजिएगा। मतलब चार्ज रेस्ट पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, समझ आ गया। लेकिन चार्ज अगर मोशन में है तो मैग्नेटिक फोर्स है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है। मैंने कहा हाँ हो सकता है और होता भी है। अच्छा, पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा? हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा, लेकिन ये हर जगह साथ काम नहीं करते। मैंने कहा नहीं, लेकिन जहां कर जाए इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी, वो लॉरेंज फोर्स कहलाता है। मैंने कहा आज का नाम भी चल रहा है लॉरेंज फोर्स का। जहां पे दो इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करे और मैग्नेटिक फोर्स भी काम करे, वो लॉरेंज फोर्स हो जाता है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। ठीक है सर। और पांचवा जो आपका चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, बेटे ये तो मैं डिस्कस करूंगा ही नहीं, ये मेरे इंटरेस्ट के बाहर का है। मैं फिलहाल इस पे कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि बेटे आपने नेचुरल मैग्नेट देखा होगा, जब इस पे आएंगे तो करेंगे बात। अब सर कांस्टेंट वेलोसिटी की तो हमने बहुत बात कर ली। मैंने कहा कर तो ली, कह सर अब बारी सर ना, सर बारी ना सर, अब वेरिएबल वेलोसिटी की है सर, अब कर दो सर, अब कर दो आप। ठीक है भाई, कर देते हैं। अब जब हम चार्ज की वेलोसिटी को चेंज करेंगे, जब चार्ज की वेलोसिटी को चेंज करेंगे, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी चेंज होगा। चेंज का मतलब घटेगा या बढ़ेगा, इंक्रीज डिक्रीज करेगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। हाँ सर, इसी वजह से चैप्टर 6 का निर्माण हुआ, और चैप्टर 6 को बोलते हैं ईएमआई। इस ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसका पूरा लेक्चर मेरा डला हुआ है यूट्यूब पे, आप इसको जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये क्या कहानी मैंने बनाई है। चैप्टर 6 ईएमआई का, ये कब आता है? जब चार्ज की वेलोसिटी चेंज हो। और इसी में चैप्टर 7 आता है जिसका नाम है एसी, और इसका फुल फॉर्म है ऑल्टरनेटिंग करंट। अब सर यहां तो सर ये इलेक्ट्रिक करंट था, करंट इलेक्ट्रिसिटी था। यहां सर ऑल्टरनेटिंग करंट, हाँ यहां जो करंट पढ़ोगे वो पढ़ोगे डीसी करंट, और यहां जो करंट पढ़ोगे वो पढ़ोगे एसी करंट। अब इसमें भी बहुत कुछ है। तो देखो, हम चैप्टर 8 तक पहुंच गए, चैप्टर 6 चैप्टर 7 यहां तक तो आ गए हम। चैप्टर 6 और 7 जब चार्ज वेलोसिटी चेंज चेंज करेगा तो आएगा, और क्योंकि चार्ज वेलोसिटी चल रहा है तो वो एक्सेलरेट कहलाएगा, और इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा हो जाएगा। तो आप देखो वेरिएबल वेलोसिटी के 3 चैप्टर हैं, 6th 7th और 8th, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो भी 3 चैप्टर हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्सेस, और पांचवा आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। लेकिन चार्ज अगर रेस्ट पे है तो मात्र 2 चैप्टर हैं आपके, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस, और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बेटे ये बात आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चीज है। मैंने आपको चार्ज से पढ़ाना सिखाया है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज को बेटा स्केलर क्वांटिटी के रूप में लेते हैं, है ना बेटे। चार्ज को कैपिटल क्यू लेते हैं, स्मॉल क्यू लेते हैं। चार्ज की एक और प्रॉपर्टी है बेटा जो बहुत खास है, आप उसको जरा प्लीज देखिए। चार्ज चार्ज कहता है कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। हाँ एक और बात है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, मतलब कि चार्ज जो जुड़ने में है ना वो नखरे नहीं दिखाता। चार्ज जुड़ने में नखरे नहीं दिखाता, कहता है कोई बात नहीं भाई, मैं प्यार से जुड़ जाऊंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर Q1 जो है वो 2 कूलम्ब है और Q2 अगर अगर 4 कूलम्ब है तो ये 6 कूलम्ब भी हो सकता है। अगर Q1 प्लस Q2 कर दे तो ये 6 कूलम्ब हो जाएगा। मतलब कि ये एडिटिव इन नेचर होता है। इसका मतलब ये आप इसे स्केलर भी कह सकते हो, ये स्केलर क्वांटिटी भी होता है। तो एक तो क्वांटाइज हो गया, दूसरा एडिटिव इन नेचर हो गया, और फिर इसे स्केलर भी कहेंगे। तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आने लगी होगी। अब बेटे आपको अगर यहां तक सब कुछ समझ में आया है, मैंने पूरा चैप्टर को
डिवाइड कर दिया है, कैसे कैसे क्या पढ़ेंगे। अब आपको पता है कि ये पूरा चैप्टर, अगर मैं 8 चैप्टर की बात करूं तो 1 से लेके 3 तक तो बेटा आपका 16 मार्क्स कंटेन करता है, और अगर बेटे मैं 4 से 7 की बात करूं तो बेटे ये 17 मार्क्स कवर करता है, और सिर्फ 8 की बात करूं बेटे तो 4 मार्क्स कवर करता है। तो आपको देखना है, समझना है, 33 और 4 37 मार्क्स कंटेन करता है। तो बेटे इसको हम पहले कवर करेंगे, आपको ज्यादा अच्छे से समझाएंगे कैसे कैसे क्या है ना बेटे। फिर मैं आपको लेके चलूंगा, अभी जस्ट मैं लेके जा ही रहा हूं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस में। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया हो तो मैं आप इसको आराम से देखिए बेटा, 2x स्पीड पे कतई ना देखें क्योंकि मेरी रफ्तार वैसी ज्यादा है। अगर आपने वैसे देखा तो आपको दिक्कत वैसी हो जाएगी। आप इसे आराम आराम से देखिए, नोट करते चलें, ठीक है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे और इलेक्ट्रिक फोर्स पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे और इलेक्ट्रिक फोर्स पे। मैंने बताया जो चार्ज है वो क्यू हो सकता है, कैपिटल बी और स्मॉल भी, और चार्ज दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव बी और नेगेटिव बी, यानी कि प्लस क्यू बी माइनस क्यू बी, प्लस क्यू बी और माइनस क्यू बी। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब अब क्योंकि चार्ज हमारा रेस्ट पे है, क्योंकि चार्ज हमारा रेस्ट पे है, मैं ज्यादा इसको नहीं हटा रहा, क्योंकि चार्ज अगर हमारा अब रेस्ट पे है तो अगर मैं एक पॉजिटिव क्यू चार्ज पे रखूं और एक इधर नेगेटिव क्यू चार्ज पे रखूं और मैं इसको बारी बारी समझने की कोशिश करूं तो मुझे एक बात समझ में आए कि पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, ये अपने आसपास एक फोर्स जनरेट करता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये चार्ज जो है वो कितने डिस्टेंस, मतलब अपने आसपास कितने जगह तक फोर्स को जनरेट कर सकता है, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, है ना। बहुत सारी बातें करेंगे हम। तो अब मान लो कि ये चार्ज है और ये इतनी दूरी तक, जहां मैंने बनाया इतनी दूरी तक ये बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स को ये जनरेट कर रहा है। तो जैसे जैसे चार्ज से आप दूर होते जाओगे तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स की इंटेंसिटी घटेगी या बढ़ेगी, हम इसकी ही बात करेंगे। अब क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स जो है वो कोई भी फोर्स हो वो बेटा आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो बेसिक सी बात आप देख के चलोगे, फोर्स जो है आपका बेटे वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब फिर वेक्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है बेटे तो मेरा पूरा वेक्टर का लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप प्लीज जाके देखें। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ाया है, डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ाया है, बहुत सारी चीजें मैंने बेटे पढ़ाई है, बहुत सारी चीजें मैंने बेटा आपको पढ़ाई, तो आप वो जाके देख सकते हो। अभी तक बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। देखिए चार्ज रेस्ट पे चाहे पॉजिटिव वाला हो चाहे नेगेटिव वाला हो, ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता है। बहुत सिंपल सी बात है, करता है। पर सवाल है क्यों, ये क्यों करता है। क्योंकि अब तक तो हमने पढ़ा चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन क्यों करता है बताएं मेरे को गुरुजी, बताएं, डालें हमारी हलक से निकालें, बताएं क्या होता है, कैसे होता है। तो जब ध्यान से साइंटिस्टों ने देखा तो ये उनको ये नजर आया या उन्होंने ये पाया कि जो चार्ज रेस्ट पे होता है ना, उनके आसपास एक 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 लाइन से उनको दिखी, एक लाइन से दिखी उनको कि यार ये क्या चीज है गुरु। पॉजिटिव चार्ज के पास भी एक लाइंस दिखी, इस तरह से एक ना लाइंस दिखी। चार्ज के जब बहुत करीब जाके देखा, जब बहुत रिसर्च करा तो उन्हें एक लाइंस दिखी, इस तरह से एक लाइंस दिखी, इस तरह से, इस तरह से एक लाइंस दिखी। तो उन्होंने कहा कि किसी भी चार्ज के पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना, अब क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रिक है, क्योंकि वो रेस्ट पे है, तो ये जो लाइंस हैं वो चार्ज के रेस्ट से आया है, तो इसलिए इस लाइंस का जो नाम रखा गया वो रखा गया
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उन्होंने कहा कि जो चार्ज है ना वो फोर्स इसलिए पैदा करता है इलेक्ट्रिक, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो लोग साइंटिस्टों ने कहा कि यार ये सिर्फ पॉजिटिव वाले के पास है या नेगेटिव वाले के पास भी है? तो बोला नहीं नहीं, नेगेटिव वाले के पास नहीं है, ये पॉजिटिव वाले के पास है। तो उन्होंने बोला कि तुम ध्यान से देखो। जब ध्यान से देखा यहां भी, तो उन्होंने पाया कि यार वही लाइंस यहां भी थी, वो सेम लाइंस, ऐसे ही लाइंस वो नेगेटिव चार्ज के पास भी दिखी। तो साइंटिस्टों का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया कि साला ये है क्या भाई, ये पॉजिटिव वाला भी पैदा कर रहा है फोर्स, नेगेटिव वाला भी कर रहा है, और पॉजिटिव वाले के पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल गया, और ये सेम फील्ड लाइंस जो है वो नेगेटिव वाले के पास मिल गया। तो भाई ये जो है ये अलग है क्यों? तो इसके बाद इन्होंने और रिसर्च करी कि ये पॉजिटिव क्यू का अगर मैं मैग्नीट्यूड को चेंज करके देखूं, इन्होंने कहा मैं कम मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज लेके देखता हूं, कम मैग्नीट्यूड का। तो इन्होंने देखा कि जब मैग्नीट्यूड कम था चार्ज का, तो लाइंस तो थी, लेकिन लाइंस का क्राउड कम था। मतलब कि ज्यादा चार्ज के मैग्नीट्यूड के पास ज्यादा लाइंस थी, और कम मैग्नीट्यूड के चार्ज के पास कम लाइंस थी। तो उन्होंने कहा ऐसा नेगेटिव के पास ही होता है या सिर्फ पॉजिटिव के पास ही होता है, नेगेटिव के पास भी होगा? तो उन्होंने जब देखा तो नेगेटिव के पास भी अगर मैग्नीट्यूड कम लिया तो ये कम लाइंस दिखी। अब इसका क्या मतलब है भाई? तो इसका ये अर्थ निकला कि क्राउड, कि जो क्राउड है ये डिसाइड कर रहा है मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड। अच्छा जी, तो बहुत अच्छी बात समझाई आपने जी। इसका मतलब कि चार्ज के पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं एक ऐसे क्वांटिटी को जिसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड बताया गया। कहा गया कि एक चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, मतलब यही फील्ड लाइंस जो हैं, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया। कहा गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो भैया ये नेगेटिव में भी करता है, हाँ करता है, लेकिन ये बताया गया कि लाइंस जो है, लाइंस का जो क्राउड है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो जो ये फील्ड लाइंस हैं ये भी ज्यादा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर कम है तो ये भी कम है। अच्छा, अब चूंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, और चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर डिक्रीज कर दोगे तो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये तो हुआ इसके मैग्नीट्यूड की बात। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मुझे जो इसका फॉर्मूला मिला वो मिला F/Q। अब F के ऊपर मैंने वेक्टर साइन लगाया है। वेक्टर साइन मतलब कि इतना इलेक्ट्रिक फोर्स था, उस इलेक्ट्रिक फोर्स को मैंने चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। पर लोगों के मन में ये सवाल आया कि यार चलो ये फॉर्मूला था फिर भी मैं रट लूंगा, मैं हालांकि इसको भी कराऊंगा, बस 2 मिनट का मुझे टाइम दे। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह रिप्रेजेंट होती है। बोला हाँ लाइंस होती है, बोला हाँ। बोला साला फिर डिफरेंस क्या है? बोला भाई फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो पॉजिटिव का फोर्स किधर जाएगा और नेगेटिव का फोर्स किधर जाएगा, और अगर दोनों का फोर्स सेम जगह जा रहा है तो दो अलग अलग चीजों की आवश्यकता क्या है? अब ये बात तो बिल्कुल जायज पूछा उन्होंने। तो और करीब से देखा गया और ध्यान से देखा गया तो पाया ये गया कि जो पॉजिटिव चार्ज था उसकी जो फील्ड लाइंस थी वो आउटवर्ड जा रही थी। नोट करें इस बात को आप कि जो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो आउटवर्ड थी। आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ थी, मतलब ये बाहर की तरफ जा रहा था, ये आउटवर्ड थी। अब जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगा, वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वही चीज है। और नेगेटिव को करीब से देखा गया तो यहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड था, मतलब कि अंदर की तरफ आ रहा था, इनवर्ड था। कैसा था? इनवर्ड था। वो कैसा था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रहा था।
तो उन्होंने कहा अच्छा, मतलब कि अब ये डिफरेंस है कि पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड जाएगा। तभी तो लोगों को खुशी हुई कि चलो यार कुछ तो डिफरेंस मिला पॉजिटिव और नेगेटिव में। अब लोगों ने कहा कि थोड़ा और एक्सप्लेन करो, तो किसी का ध्यान गया, उसने कहा यार एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास तो डायरेक्शन आ गई। अब किसने बोला कैसे डायरेक्शन आ गई? बोला हाँ है डायरेक्शन। बोला कैसे? बोला देख पॉजिटिव के लिए सारा बाहर की तरफ जा रहा है और नेगेटिव के लिए। बोला यार बात तो सही है। मतलब जितने भी पॉजिटिव चार्ज सबके लिए बाहर। बोला हाँ। और जितने नेगेटिव चार्ज सबके लिए अंदर। बोला हाँ। तो बोला इसकी तो फिक्स डायरेक्शन हो गई। क्या फिर? कह रहा अगर इसकी फिक्स डायरेक्शन हो गई, अगर इसकी फिक्स डायरेक्शन हो गई तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके पास मैग्नीट्यूड तो था ही, अब साला इसके पास डायरेक्शन भी तो फिक्स हो गया। बोला हाँ। तो कहा भाई ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी हो गया। फिर अब तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज ऑफ, अगर मैं पूछूं तो क्या बोलोगे कि सर साले में तो डायरेक्शन ऐड हो गया ना। ये जो डायरेक्शन है ये ऐड हो गया। पॉजिटिव के लिए हमेशा आउटवर्ड रहेगा और नेगेटिव के लिए हमेशा इनवर्ड, तो डायरेक्शन फिक्स हो गया। अच्छा, मतलब कि मैग्नीट्यूड जो है वो था, डायरेक्शन फिक्स हो गया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसीलिए ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर बाई क्यू। एफ जो है वो फोर्स है। अब इसके मैग्नीट्यूड को समझो, कहता है जितना फोर्स हो उसको अगर आप चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को बता देगा। या ठीक इसका उल्टा, अगर आप क्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो जो एफ आएगा दैट इज ई वेक्टर इनटू क्यू। अब यहां से जिस बच्चे को वेक्टर पता होगा वो कहेगा कि अगर किसी वेक्टर का मल्टीप्लाई किसी स्केलर के साथ किया जाए इसे कहते हैं वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, इसे कहते हैं वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा वेक्टर आता है। इस हिसाब से ये मल्टीप्लीकेशन भी सही है। इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। ये हो गया सिंगल चार्ज के लिए, ये हो गया सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला, और सिंगल चार्ज के लिए ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मैग्नीट्यूड एफ बाई क्यू से आ गया, और डायरेक्शन पता है, पॉजिटिव का बाहर की तरफ, नेगेटिव का इनवर्ड, पॉजिटिव का आउटवर्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड तो मिल गया ई इंटू क्यू से, लेकिन क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन की चर्चा तो कर लो कि भैया इसका डायरेक्शन किधर जाएगा। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, आप याद रखिएगा, फॉर सिंगल चार्जेस। देखो बेटा सिंगल लोगों को यहां भी डिस्काउंट मिला है, सिंगल लोगों का डिस्काउंट यहां भी है। फॉर सिंगल चार्जेस आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, लिखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उधर ही इलेक्ट्रिक फोर्स की भी डायरेक्शन होगी। सर ये तो बड़ा सिंपल है। मैंने कहा बिल्कुल सिंपल है। तो आउटवर्ड होगी बिल्कुल, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो फोर्स आउटवर्ड देता है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो फोर्स इनवर्ड देता है। अब ये बात अगर बच्चों को समझ में आ जाए, फॉर सिंगल चार्ज अगर पॉजिटिव को देखोगे तो फोर्स बाहर की तरफ खींच देगा, और नेगेटिव को दोगे तो वो फोर्स इनवर्ड लेगा। अच्छा जी, इसीलिए अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज को क्लोज ले आओगे तो ये अट्रैक्ट करता है, इसीलिए ये अट्रैक्ट करता है, पढ़ा होगा अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर मैं दो चार्जेस की बात करूं और अगर मैं दो सेम चार्ज की बात करूं, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो पता है ये भी बाहर की तरफ और ये भी बाहर की तरफ, तो इसीलिए क्या होगा इनके बीच में, रिपल्सन होगा, रिपल्सन। तो इसीलिए कहा गया है कि सेम चार्जेस आर रिपेल इच अदर, रिपेल ईच अदर। क्लोज ले आए, अब कितना क्लोज ले आए, बहुत ज्यादा क्लोज ले आए,
तो डाइपोल की कंडीशन हो जाएगी। तो इसलिए फिजिक्स को बारीकी से समझना है, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे चला गया फर्स्ट डे। पहले आप बेसिक को समझ ले, फिर डिस्कस करेंगे उस चीज को। तो मैंने कहा कि सेम चार्ज जो होगा बेटा वो रिपेल करेगा, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो। समाज जो है वो रिपेल करते हैं, ये दोनों को भी रिपेल करना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा बेटा, मैं चार्जेस की बात कर रहा हूं, इंसानों की बात नहीं कर रहा। चार्जेस में जो पॉजिटिव है वो पूरा पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है वो पूरा नेगेटिव है। इंसानों की तरह नहीं कि नहीं जी कभी पॉजिटिव हैं कभी नेगेटिव हो जाते हैं, कभी वैसा हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। पूरा पूरा पॉजिटिव, पूरा पूरा नेगेटिव। जैसा इंसानों में ईश्वर ने बनाया, पूरा पूरा वो, पूरा पूरा वो। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस आपको समझाने के लिए बता दिया। तो बेटा या तो पूरा पूरा पॉजिटिव या तो पूरा पूरा नेगेटिव। ये नहीं जी कि थोड़ा पॉजिटिव भी है थोड़ा नेगेटिव भी है, ये वाला खेल नहीं है भाई, ऐसा खेल नहीं है। तो ये बात बिल्कुल डायरेक्ट याद रहेगा। अच्छा, अब सर आप दो चार्ज जब ले ही आए हो तो सिंगल चार्ज की सारी कहानी हो गई, सिंगल चार्ज पे कोई भी सवाल नहीं बनेगा, तो इस पर ज्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है। पर अगर 1 मार्क्स में डायरेक्शन पूछ ले तो आपको डायरेक्शन के लिए मैंने राम कहानी पढ़ा दी है। अच्छा, अब सर दो चार्ज आप ले आए, मैंने कहा लाया तो हूं। सर अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को पास में लाया गया तो सर साइंटिस्टों ने एक चीज और देखा, मैंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के नेगेटिव में जा रहा था। हाँ जा तो रहा था, लेकिन सर ये ना आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था। देखो मेरे मेरे बनावट में अगर हो सकता है कि तुम्हें लगे इंटरसेक्ट, बट इंटरसेक्ट मेरे में भी नहीं है। बस क्या है, थोड़ा डायग्राम बनाने के हिसाब से मैं थोड़ा कच्चा रह गया हूं जिंदगी में, इस तरह से है। अच्छा एक बात और है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाता, क्लोज लूप नहीं बनाता। क्रॉस कर रहा हूं, क्रॉस नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाता। और कंफ्यूज अगर हो रहे हो कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो बेटा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन है प्लीज। इसमें बहुत शॉर्ट रेंज होता है, मैं इसका डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के नेगेटिव के अंदर जाता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपस में इंटरसेक्ट नहीं होता है। अब ये आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं होता है, ये यूनिफॉर्म होते हैं, आपस में जो गैप होता है वो सेम होता है। मैंने नीचे वाले में सही बनाया है, ऊपर वाले में डायग्राम थोड़ा इधर उधर हो गया, बट आपके एनसीईआरटी में अच्छे से बनाया, आप वहां देख सकते हैं। मैंने बताया ये इसके बीच में जो गैप है वो समान होगा, क्लोज लूप नहीं बनाएगा। दो बातें, तीसरी बात ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट किया तो यहां वेक्टर लॉ का रूल जो है वो फॉलो नहीं होगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर कहीं इंटरसेक्ट हुआ तो सिंगल पॉइंट पर इसको दो डायरेक्शन मिल जाएगा, और वेक्टर को ये कतई पसंद नहीं है। वेक्टर में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, पॉजिटिव वाला या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव बताया था। तो अगर पॉजिटिव है तो वो आउटवर्ड जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो वो इनवर्ड जाएगा, इनसाइड जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए। मैंने सिंपल सिंपल बात आपको समझा दी। ये 1 मार्क्स में पूछ लेता है, कई बार ये 2 मार्क्स में भी आया हुआ है, कई बार ये 2 मार्क्स में भी आया हुआ है। इस तरह की चीजें आप साथ में करते चलें। 1 नंबर वहां बताया था, 2 नंबर या 1 नंबर में ये पूछ लेता है। मैं फिर कह रहा हूं ये क्लोज लूप नहीं बनाता, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता, और गैपिंग इनकी आपस में सेम होती है। मैं दो चार्ज की बात कर रहा हूं। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात हो गई। अब किसी की बुद्धि तेज चलने लगी, उसने कहा यार मुझे एक चीज और बताओ। मैंने कहा पूछो भाई। उसने कहा अगर एक पॉजिटिव क्यू यहां और एक नेगेटिव चार्ज क्यू यहां, अगर मैं आसपास रख दूं तो आपस में ये रिपल कर रहे हैं। मैंने कहा रिपल तो कर रहे हैं। कह रहा तो ये किसी फोर्स से तो कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ यार फोर्स से कर तो रहे हैं। कह रहा बता इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बता कितने से। मैंने कहा यार ये मैग्नीट्यूड कैसे बताऊं तेरे को। कह रहा तूने कहा था ना अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन मतलब फोर्स। मैंने कहा हाँ यार। कह रहा सुन तूने एक और बात कही कि पॉजिटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू अगर रहेगा तो ये आपस में रिपेल करेगा। मैंने कहा हाँ करेगा। कह रहा तो बता इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बता। मैंने कहा यार ये तो तूने बड़ा चक्कर में डाल दिया मेरे को, ये सवाल तो जायज है। अब सिंगल चार्ज में फोर्स बताना था, अब इसने दो में पूछ लिया।
और फोर्स भी कौन सा पूछा, इंटरेक्शन फोर्स पूछा है। इंटरेक्शन फोर्स का मतलब कि अट्रैक्शन भी पूछ लिया, रिपल्सन भी पूछ लिया। इंटरेक्शन फोर्स, इंटरेक्शन फोर्स दो टाइप का होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्ट होना किसी से, आप किसी से चेप हो जाते हो ना, तो जरूरी थोड़ी वो अट्रैक्टिव हो जाए, रिपल भी तो कर देती है कई बार। तो इंटरेक्शन में एक बार एक तो होता है अट्रैक्शन या रिपल्सन, या आप किसी पार्टी वार्टी में या किसी फंक्शन में आप किसी से मिले और आपने अपने विचार रखे, तो आप जब उससे इंटरेक्ट हुए तो दो ही रीजन, या तो आपसे वो अट्रैक्ट हुआ या तो रिपल हुआ। चार्ज में ऐसा होता है, इंसानों में होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सोच ही नहीं रहा था, ऐसा कुछ था ही नहीं। वो दिल की बात ये है कि अंगूर ना मिले तो खट्टे, नहीं नहीं ये बात तो अलग बात है, खैर जाने दो। ऐसी बातें होती है ना, यहाँ ऐसी बात नहीं होती। अगर इंटरेक्ट हुआ तो या तो अट्रैक्ट हुआ या तो रिपल्सन हुआ, बीच में और तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पर सवाल अब यहाँ ये है कि अट्रैक्शन करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड बता दो, कितने से करोगे, रिपेल भी करोगे तो उसका भी मैग्नीट्यूड बता दो कितनों से करोगे। तो इसके लिए एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कूलम्स, और इन्होंने जो लॉ दिया कूलम्स लॉ, इन्होंने मल्टीपल चार्जेस के लिए, सिर्फ दो नहीं, इन्होंने कहा अरे यार दो से क्या करोगे, अगर दो की जगह तीन चार्ज रख दो, तीन की जगह चार चार्ज रख दो, चार की जगह पांच चार्ज रख दो, पांच की जगह छह चार्ज रख दो। और मैं बता रहा हूं ये सारा बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि रफ्तार बढ़ा सकूं। और मैंने बेसिक भी क्यों पढ़ाया है, मैं बता सकता हूं। अगर मैंने आपको फरारी दे दिया लेकिन आपको रोड में यहां गड्ढे यहां गड्ढे यहां गड्ढे यहां गड्ढे यहां गड्ढे, तो भी आप फरारी की रफ्तार यूज नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर बेसिक। और अगर ऐसा चमचमाता रोड जैसा लालू यादव ने कहा था, तो स्वयं लेके भाग जाओगे ना अपनी गाड़ी को, तो आप पहले बेसिक ठीक करो और रफ्तार बढ़ा लोगे। ठीक है बेटे, तो कूलम्स लॉ अपने को स्टार्ट करना है, जिसमें दो चार्ज, तीन चार्ज, चार चार्जेस। और बेटे आपको कूलम्स लॉ पढ़ने के लिए वेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी और वेक्टर फॉर्म इसमें पढ़ाना पड़ेगा। तो काइंड बेटा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरे वेक्टर वाले लेक्चर को देख के आए, प्लीज बेटे आप मेरे वेक्टर वाले लेक्चर को देख के आए, है ना। या अगर नहीं होगा तो मैं एक अलग से यूनिट वेक्टर के ऊपर एक लेक्चर तैयार कर दूंगा यूनिट वेक्टर के लिए। एक और चीज बेटे, 11th में मैंने एसएचएम स्टार्ट किया है। अगर आपको वेव ऑप्टिक्स समझना हो तो बेटा प्लीज आप ये 11th का एसएचएम देख के कंप्लीट कर लेना, तभी आपको वेव ऑप्टिक्स समझ में आएगा। एसी तो मैं समझा दूंगा वैसे, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में एसएचएम की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो कृपया आप उसे देख लें, आप ये ना समझे कि 11th का है हम क्यों देखें, नहीं देखेंगे तो वेव आपके ऊपर से निकल जाएगा। मैं कोशिश कर सकता हूं, फिर भी आप अगर देख लेंगे तैयारी आपकी बढ़िया हो जाएगी। तो कूलम्स लॉ स्टार्ट करने के लिए बेटे आपको वेक्टर का आना बहुत आवश्यक है, आपको वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। वेक्टर पढ़ना पड़ेगा तो फिर आपका कूलम्स लॉ आपका बेटा वो करा दिया जाएगा। सो ये एक लेक्चर है, आपको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल आएगा अगर आप देखेंगे दिल से, है ना। इसको अच्छे से पढ़ें, अगर समझ में आता है तो आप इसे फॉरवर्ड करें, उन बच्चों तक भेजें जिन्हें इनकी आवश्यकता है। जिन्हें नहीं है कोई बात नहीं भाई, पर जिन्हें है आप उन तक पहुंचा दें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, तो अगर आप वो सब्सक्राइब के लिए तो मैं कहता नहीं हूं, बट फिर भी अगर आपको दिल लगे तो आप कर दें, क्योंकि वो भी जरूरी ही है, ताकि आपको जो लेक्चर्स है वो टाइम पे मिल सके, आपके पास वो नोटिफिकेशन कुछ आता है ना तो वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी बेटे आप जरूरतमंद बच्चों को भेजें जो बच्चे कहीं से भी पढ़ रहे हो। तो यहां तक आज के लिए था बेटे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बेटा जो हम चलेंगे वो चलेंगे बेटे हम कूलम्स लॉ के ऊपर। तो बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कूलम्स लॉ के लिए प्लीज आप वेक्टर थोड़ा देख लें, ताकि कूलम्स लॉ आपको समझ में आ सके। आज के लिए बेटा थैंक यू सो मच। मैं आपका फिजिक्स टीचर अब आपसे अनुमति चाहता हूँ, नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मिलूं तो उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ तक पढ़ के और कंप्लीट करके आएंगे। थैंक यू सो मच बेटा, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।